हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिकॉज प्री एंड मेंस। मेंस के लिए आंसर राइटिंग फॉर ऑल दी जीएस पेपर, देन ऐसे राइटिंग भी करवाई जाएंगी, और यूपीएससी के लिए जो ऑप्शनल पेपर रहेगा उसके लिए भी आंसर राइटिंग करवाई जाएंगी। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है ट्रंप अनाउंसेस टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन नेशंस ओवर ग्रीनलैंड। तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता ही है कि जो ग्रीनलैंड है उसको एक्वायर करने की बात कर रहे हैं बाय डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अभी इसमें क्या हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूरोपियन जो नेशंस है उनके ऊपर एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने ट्रेड को वेपनाइज किया है बाय इम्पोजिंग 10% टैरिफ। तो ये फरवरी 1 से लागू होने वाला है एंड ग्रेजुअली इट विल राइज टू 25% फ्रॉम जून। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रंप है वो किस तरीके से जो अपने लाइक माइंडेड नेशंस है, नेटो के अलाइज है, या फिर जो यूरोपियन रीजन है स्पेशली वेस्ट यूरोप जो हमेशा से ही यूएसए के साथ अलाई रहा है, उनके अगेंस्ट जो हॉस्टिलिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। तो अभी अगर इसमें मेन आर्ग्यूमेंट या फिर थेसिस देखें पर्टिकुलर आर्टिकल का, तो यूएसए कोआर्सिव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को अप्लाई कर रहा है फॉर ग्रीनलैंड एक्विजिशन, फॉर एक्वायरिंग ग्रीनलैंड की अगर पॉइंट देखें तो इसमें टैरिफ तो 10 से 25% तक जाने वाला है। और जस्टिफिकेशन क्या बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड को अगर यूएसए नहीं कैप्चर करती है तो इसको बाद में रशिया चाइना का जो थ्रेट है वो फेस करना पड़ेगा। और काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो सोवरेनिटी है ऑफ ग्रीनलैंड उसका वॉयलेशन हो रहा है। अभी जो ग्रीनलैंड है वो एक आपकी इंडिपेंडेंट टेरिटरी है विद इन दी डेनमार्क। तो ये पहले से ही लगभग 800 सालों से डैनिश जो किंगडम है उसका पार्ट रहा है। तो इसमें अभी क्या है, अगर इस तरीके का जो वन साइडेड अप्रोच अगर लिया जाता है बाय यूएसए, तो ये एक तो रूल बेस्ड जो ऑर्डर है ग्लोब में उसका वायलेशन है, यूएन चार्टर का वायलेशन है, और आपकी एक देश की सोवरेनिटी का भी वायलेशन इसमें देखा गया है। तो की टर्म्स जो है टैरिफ ऑलरेडी बताया है कि इसको किस तरीके से जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉट जस्ट ट्रेड टूल। फिर कोआर्सिव डिप्लोमेसी क्या है, जिसमें थ्रेट, पनिशमेंट, फोर्स का इस्तेमाल होता है। सोवरेनिटी क्या है, एक पूरा राइट है ओवर वंस ओन टेरिटोरी। नेटो क्या है, स्ट्रेटेजिक एलाइज है ऑफ यूएस, जिसके अगेंस्ट अभी यूएसए जो है काफ़ी खराब रुख अपना रही है। आर्कटिक काउंसिल क्या है, एक आपका आर्कटिक नेशंस जो है, आर्कटिक रीजन के नेशंस का एक समूह है। तो ये भी आर्कटिक काउंसिल भी इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि ये थ्रेट है टू मल्टीलैटरलिज्म। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो 1917 में यूएसए ने डैनिश जो किंगडम के अंदर वेस्ट इंडीज़ का पार्ट था उसको परचेज कर लिया था। 1946 में जो ट्रूमैन थे उन्होंने $100 मिलियन गोल्ड ऑफर किया था। 1951 में जो थुले एयर बेस है उसका ट्रीटी साइन हुआ और थुले एयर बेस को इस्तेमाल कर रही है यूएसए। 2019 में ट्रंप परचेस करने का आइडिया को लेके आते हैं और अभी इकोनॉमिक एक वारफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो एक ट्रांजैक्शनलिज्म जो है कि लेन देन करने का जो है वो आईआर में आ गया है इंटरनेशनल रिलेशन में, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमें सोवरेनिटी, राइट्स वगैरह को देखना चाहिए। और एक न्यू मार्केंटलिज्म को आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक पावर को किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है टू डोमिनेट अदर
एरियाज। फिर जो मोनरो डॉक्ट्रिन है, तो मोनरो जो है वो आपके यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका डॉक्ट्रिन या फिर सिद्धांत क्या कहता है कि जो अमेरिकन रीजन है, नॉर्थ अमेरिका हो या फिर साउथ अमेरिका, उसमें यूएसए का दबदबा होना चाहिए। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसको एक्सटेंड कर रहा है आर्कटिक रीजन में भी, तो इसीलिए एक नया टर्मिनोलॉजी निकल के आया है, डुनरो डॉक्ट्रिन। तो मुनरो डॉक्ट्रिन को एक्सपांड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डुनरो डॉक्ट्रिन, तो वो देख सकते हैं। फिर न्यू आइडियाज़ अगर देखें तो टैरिफ को आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वेपनाइजेशन करने के लिए। अभी चैलेंजेस एंड रिस्क में अगर देखें तो एक आपका रिटेलिएटरी ट्रेड वॉर हो सकता है, नेटो ऑलरेडी पैरालाइज है। ओके, फिर जो रेजिस्टेंस देखा जा रहा है इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन ही नहीं चाहती है यूएसए के साथ आना। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में देखें तो सोशली देखें तो इंडिजीनियस राइट वायलेट होगा, कॉलोनियलिज्म का टेंडेंसी फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पॉलिटिकली देखें तो नेटो में एक रिफ्ट आ रही है। ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, जो 27 देशों का एक समूह है, 1992 में बना था, इनके अंदर एक यूनिटी आ रही है अभी। इसीलिए हम अब देख सकते हैं कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन यूएसए की बजाय इंडिया के साथ मार्केट जो लिंकेजेस है वो करने की कोशिश कर रहा है। लीगली देखें तो वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर है। एथिकली देखें तो सोवरेनिटी को कोमोडिफिकेशन किया जा रहा है। इंटरनेशनली देखें तो आर्कटिक रीजन को मिलिटराइज किया जा रहा है बाय यूएसए। तो अभी आर्कटिक रीजन में बर्फ गलने की वजह से आर्कटिक रीजन का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस खुल रही है। फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा अवेलेबल है जो यूएसए अक्वायर करना चाहती है। और यूएसए को ये एक डर भी है, एक फोमो भी है कि रशिया, चाइना जो है वो बेटर रिसोर्स एक्वायर करेगा उस रीजन से अगर यूएसए उधर नहीं जाती है तो। इकोनॉमी के लिए देखें तो ट्रेड वार हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इसीलिए वे फॉरवर्ड में क्या करना है, एक डिप्लोमेटिकली हमें चीज़ों को सुलझाना ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन को अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी है, एक न्यू आर्कटिक ट्रीटी को लाना ज़रूरी है। और इंडिया अगर इसमें स्टैंस ले तो क्या स्टैंस ले सकता है, हमें रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करना है और हमारे ट्रेड को भी हमें डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, तो इसमें डिस्कशन हुआ बाय दिस पर्सनालिटीज़, 3 पर्सनालिटी हम इसमें देख सकते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम जी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं पास्ट में, देवेश कुमार जी। तो इनके बीच में डिस्कशन हुआ कि जो हमारा नेशन है उसका डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें मेंशन किया गया है, पहले लाइन से ही देख सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक वर्क टुगेदर होना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का होना ज़रूरी है और फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है, एक दूसरे को ट्रस्ट करना ज़रूरी है। तभी इंडिया का जो भी प्रॉब्लम है, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उसको सॉल्व की जा सकती है। तो इसमें अगर कोर आर्ग्यूमेंट देखें तो जो इंडिया का डेमोक्रेसी है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी है वो नहीं देखी जा सकती है। हमने नो डाउट, हम अभी डिफरेंट नेशन में अगर हम देखें, यूरोपियन नेशन में स्पेशली, तो उसमें क्या हुआ, आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के साथ चेंज हुई, लेकिन हमारे देश में मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आ गया लेकिन जो इकोनॉमी है वो मैच्योर ही नहीं हो पाई। फिर एक देख सकते हैं आप, कामधेनु स्टेट इसमें यूज़ किया गया है ये टर्मिनोलॉजी का। कामधेनु स्टेट का मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो नैनी स्टेट की तरह दायित्व पालन कर रही है, कि एकदम क्रैडल टू डेथ जो है सभी चीज़ों में लोगों को मदद कर रही है, जिसके वजह से क्या है, स्टेट जो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रही है और कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं हो पा रहा है। और लगभग 10% ऑफ जीडीपी का डेफिसिट देखा जा सकता है कि इतना ज़्यादा बोरोइंग करना पड़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग लैग कर रहा है, आज भी स्मॉल ही है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। फिर एक लेबर मार्केट डिस्टॉर्शन भी देखा गया है। क्यों? क्योंकि सेम स्किल वाले लोगों को जो गवर्नमेंट है वो 4-5 गुना ज़्यादा सैलरी देती है। जैसे समझ लीजिए एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय को 25,000 अगर सैलरी देती है तो प्राइवेट सेक्टर उसको सिर्फ 5,000 ही सैलरी देता है। तो इसलिए सभी क्या है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं, प्राइवेट जॉब को नहीं करना चाहते हैं, या फिर करते भी है तो उसको एक समय के लिए ही करते हैं ताकि उसी जॉब में से बाद में वो गवर्नमेंट जॉब में जा सके। फिर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मिस जो है वो भी देखा जा सकता है, ये मिसिंग है, क्योंकि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट,
ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें तो 10% जीडीपी का ऑलरेडी मैंने बताया, वेज गैप जो है ऑलरेडी बताया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर का ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ है। और वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल काउंसिल बना सकते हैं ताकि हम जो फिजिकल लॉस है उसको कम कर सके और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा सके, चाहे सोशल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे हो, रोडवे हो, हाईवे हो, एसेट्रा। फिर जो एमएसएमई है उसको और ध्यान देना ज़रूरी है, लॉ को रिफॉर्म करना ज़रूरी है, जो आपकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, वेज को रैशनलाइज करना ज़रूरी है अक्रॉस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना ज़रूरी है, जिस तरीके से जीएसटी के ज़रिए देखा गया उसी तरीके से लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखें तो साइंटिस्ट फाइंड स्पेस फ्लाइट्स अफेक्ट इम्यून जीन्स डिफॉर्म ब्रेन। तो अभी हाल ही में ये आपकी रिसर्च से ये पता चला है, साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया है कि जो आपके एस्ट्रोनॉट्स है जो स्पेस में जाते हैं उनके अंदर एक तो इम्यूनिटी में डिसरेगुलेशन आता है, तो उसमें आप अगर देखें तो नर्वस सिस्टम के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, हार्ट फंक्शन के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, हार्ट जो है ओवर एक्टिव हो जाता है और इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आ सकते हैं, सेंसरी जो हमारे ऑर्गन है वो आपकी मेल फंक्शन कर सकती है। फिर आपका जैसे डीएनए रिपेयर हो, सेल डिवीजन हो, ये भी काफ़ी कम इफ़ेक्टिव हो जाती है और इससे लॉन्ग टर्म रिस्क में क्या हो सकता है, म्यूटेशन एंड कैंसर तक भी खतरा बढ़ सकता है। फिर ब्रेन डिफॉर्मेशन हम देख सकते हैं इसमें कि ब्रेन जो है उसका पोजीशन शिफ्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ग्रेविटी। फिर सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वो भी मूव करने लगता है 2.25 mm ऊपर चला जाने लगता है। तो पोस्टीरियर फिर इंसुला शिफ्ट देखा जाता है ब्रेन के अंदर। तो ये सभी फिर रीजनल डिफॉर्मिटीज़ देखी जा सकती है ब्रेन के अंदर। ओके, ये सारी ब्रेन के है, ये आपके हार्ट के अंदर प्लस सेंस ऑर्गन के अंदर। तो इन फ्यूचर क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन में जो हेल्थ का रिस्क है वो देखा जा सकता है। तो नीड क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की नीड है, एडवांस शील्ड का ज़रूरत है और प्रिसीजन मेडिसिन बनानी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया भी अभी स्पेस सेगमेंट में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है द रिवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज्ड। तो किसके रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ईरान में जो क्राइसिस देखा गया है। तो ईरान में जो क्राइसिस है उसका मेन जो अगर पॉइंट देखें तो जो क्विक ट्रिगर है वो है इकोनॉमिक ट्रिगर, बिकॉज ऑफ हाइपरफ्लेशन की जो चीज़ों की महंगाई है वो काफ़ी बढ़ गई है और जो रियाल है वो कोलैप्स करता जा रहा है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि यूएसए के तरफ से मैक्सिमम प्रेशर है क्योंकि यूएसए ने आपके बाहरी सभी देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रखी है, इसीलिए कोई ईरान के साथ डील नहीं कर रहा है या फिर बहुत लिमिटेड डील कर रहा है। और इसी के वजह से ईरान जो है विशियस साइकिल ऑफ डेट एंड इन्फ्लेशन में फंस चुका है, जिससे क्या है ईरान के अंदर जो क्राइसिस है वो देखी जा सकती है। और एक्सटर्नल अगर हम इसमें इंटरफेरेंस देखें तो अब हाइब्रिड वारफेयर जैसे साइबर एक्टिविज्म, डायस्पोरा को वेपनाइज किया जा रहा है। यूएस इजराइल का रोल भी देख सकता है क्योंकि वो चाहते हैं कि रजीम चेंज हो, क्योंकि 1979 से पहले जो रजीम थी वो यूएस फ्रेंडली थी, इजराइल फ्रेंडली थी। अभी जो रजीम है 79 के बाद वो यूएस इजराइल फ्रेंडली नहीं है, जो चीज़ खटक रही है इजराइल और आपके यूएसए को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रजीम जो सर्वाइवल के लिए, अभी जो रजीम है ईरान में वो सर्वाइवल के लिए क्रैक डाउन डाल रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यूएसए को एक मौका मिल रहा है कि यूएसए अभी धमका रही है कि अगर क्रैक डाउन हुआ तो हम सीधा अटैक कर देंगे। तो इसमें अभी देख सकते हैं इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ेगा, क्लास के बीच में एक डाइवर्जेंस देखी जा सकती है। पॉलिटिकली देखें तो एक लेजिटिमेसी क्राइसिस में भी आ सकती है ईरान की जो गवर्नमेंट है। हाइपरफ्लेशन तो ऑलरेडी हमने देखा है। और इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट प्रॉक्सी वार्स हो सकती है अगेंस्ट ईरान। और एथिकली देखें तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना वर्सेस ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना। अभी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने जाए तो उनको हम उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं कर सकते, इससे ऑर्डर वायलेट होता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम है देखी जा सकती है। नेक्स्ट है नो एरिया ऑफ पॉलिटी शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, सेड बाय फॉर्मर जस्टिस सीजेआई ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ जी। तो इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने एक इंटरव्यू में ये मेंशन किया कि हमारे देश की पॉलिटी का कोई भी हिस्सा जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं होना चाहिए, हर हिस्से में जुडिशियल रिव्यू होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कोर आर्ग्यूमेंट अगर देखें तो गवर्नमेंट डिफरेंट समय पे नेशनल सिक्योरिटी को
ढाल बना के डिफरेंट जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मिनिमाइज़ कर देती है या फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो उसको इसमें डी वाई चंद्रचूड़ जी ने ये कहा है कि कोई भी मामला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या नहीं, उसको भी जुडिशरी को रिव्यू करना चाहिए। क्या पता एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवर रीच कर रही है, तो वो देखना ज़रूरी है। और फ्री स्पीच एंड सोशल मीडिया के बारे में डी वाई चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि ये हमारी सोसाइटी के क्या है, कान और आँख है। ये हमारी गवर्नमेंट को जो देखती रहती है, हमारी गवर्नमेंट को जो सुनती रहती है, क्रिटिकल एनालिसिस देती रहती है, तो ये चीज़ डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और कोई स्पीच हो जो आपकी एंटी नेशनल है या फिर देश की सिक्योरिटी को वायलेट कर रहा है, उसको चेक करेगा कौन? बाय दी जुडिशरी। जुडिशल रिव्यू इसमें होगा। और इसीलिए क्या है, किसी को अगर नेशनल सिक्योरिटी लॉज के तहत अगर अरेस्ट भी किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेल नहीं मिल पाएगा। शुड नॉट इन्वर्ट बेल प्रिंसिपल। तो बेल प्रिंसिपल इन्वर्ट नहीं होना चाहिए। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल गिल्टी जो है वो बरकरार रहना चाहिए। तभी क्या है, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो सरवाइव कर पाएंगी। लास्ट आर्टिकल है, अंडर ट्रम्प गाजा प्लान यूएस नेम्स रूबियो, ब्लेयर एंड कुशिनर टू बोर्ड ऑफ पीस। तो अभी यूएसए एक बोर्ड ऑफ पीस बना रही है, और इस बोर्ड ऑफ पीस में जो यूएसए के फेवरेट है गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के बाहर दूसरे देश को, उनको जो ट्रम्प है वो अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि जो पैलेस्टीनियन और जो आपका इजराइल का क्राइसिस है उसको दूर किया जा सके। तो इसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशंस होने के बाद इस तरीके का एक्स्ट्रा आपका बॉडी बनाना जो है वो आपके इंटरनेशनल जो रूल ऑफ लॉ है उसके खिलाफ है। और इससे क्या है, आपकी जो रिच नेशन है, जो टेक्नोक्रेट्स है, वो डिस्कस करेंगे चीज़ों को। जो ग्राउंड लेवल पे जो देश आपकी फेस कर रही है उसको तो इसमें लिया ही नहीं गया है। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या फिर पैलेस्टीनियन पीपल को रिप्रेजेंट करने वाले लोग है ही नहीं। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम जो है वो कमेगी नहीं, बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है कि जो भी ओवरसाइट है उसको आपका जो पार्टी है, डिस्प्यूटिंग पार्टी, दोनों पार्टी को मिलना ज़रूरी है और सिविल सोसाइटी को भी मिलना ज़रूरी है, नॉट ओनली जो टॉप ऑफिशियल्स है ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। इसी के साथ अभी का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। जो पीडीएफ है ऑलरेडी ग्रुप में अवेलेबल है, तो इसको आप बेटर तरीके से रिविजन कीजिएगा। चीज़ें प्री मेंस इंटरव्यू में पूछी जाएंगी और ये यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए भी ज़रूरी रहेगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।